22nd चैप्टर प्रोविजन, कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ एंड कॉन्टीजेंट एसेट्स। जो भी हमारे बिजनेस हम करते हैं, बिजनेस को प्रोग्रेशन के लिए हमें उनके क्या इवेंट्स हो रहे हैं, क्या हैपन हो चुके हैं और क्या इवेंट होने हैं या हो रहे हैं, उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। ठीक है, और आइडेंटिफाई करने के बाद हम देखते हैं कि वो इवेंट्स जो है, कुछ इवेंट्स होते हैं जैसे हमारे अनसर्टेनिटीज़ होती है कि जो हमने इवेंट्स को आइडेंटिफाई नहीं किया था लेकिन अचानक से वो अनसर्टेनिटी हैपन्स हो जाती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारी जो अनसर्टेनिटीज़ हैं वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या हो, जो है बेनिफिशियल ना हो। कुछ अनसर्टेनिटीज़ जो हैं वो हमारे बेनिफिट के लिए भी होते हैं, तो उनको हम बोल देते हैं कंटिजेंट एसेट। कि अचानक से कोई हमें प्रॉफिट हो गया, कहीं से इनकम हो गया, तो वो कंटिजेंट एसेट्स हो जाते हैं। तो वो अनसर्टेनिटीज़ जो हैं बेनिफिशियल होती है। IAS 37 के अकॉर्डिंग हमारी जो अप्रोप्रिएट रिकॉग्निशन है कि हमने जो भी हमारी प्रोविजंस हैं कोई क्रिएट की हैं, कोई कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ हैं या कंटीजेंट एसेट्स हैं, उनको हमने क्या करना होता है, मेजर करना होता है। और उससे रिलेटेड हमें एक्स्ट्रा कुछ सप्लीमेंट्री इन्फॉर्मेशन चाहिए होती, ताकि उस इन्फॉर्मेशन के बेस के ऊपर हम डिस्क्लोज़ कर सकें अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कि किस टाइप की, किस टाइम पर ऊपर और किस टाइप के कितने अमाउंट ऑफ प्रोविजंस हैं या कॉन्टीजेंट लाइबिलिटीज़ हैं या कॉन्टीजेंट एसेट्स हैं। तो हमने अपनी जो हमारे पास सफिशेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए सप्लीमेंट्री, ताकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये डिस्क्लोज कर सके कि वो इवेंट कब हैपन हुए थे, कितने अमाउंट के हैपन हुए थे, जो भी हमारी प्रोविजंस हैं या लाइबिलिटीज़ हैं कॉन्टीजेंट या कॉन्टीजेंट एसेट्स हैं, हमने कितने के क्रिएट किए हैं। देन लर्निंग आउटकम, कंटीजेंट लाइबिलिटीज़, एसेट्स एंड प्रोविजंस, इनको हमें रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा, मेजर भी करना पड़ेगा, ताकि हम इनको क्या करेंगे, हम इनको डिस्क्लोज करेंगे। तो उसके लिए आपको कौन से इवेंट जो है, कौन सी प्रोविजंस हैं जो हैपन हो रही हैं, पैरामीटर्स, कौन से मेथड यूज़ करके हम उन प्रोविजंस को फाइंड आउट करते हैं, एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ रिकॉग्निशन, आपने कौन से रूल्स फॉलो करके, उन प्रोविजंस के रूल फॉलो करके उनको रिकॉग्नाइज और मेजर करते हो। देन कौन सी कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ के लिए उनको रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया है, उसको डिस्क्राइब करना। कंटीजेंट एसेट को रिकॉग्नाइज करने के लिए कौन सा क्राइटेरिया फॉलो करना है, उसको डिस्क्राइब करना। एंड टू स्टेट अ डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, और उसके बाद डिस्क्लोज करना। फर्स्ट आ जाता है कि जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं सारे अप्लाई होते हैं, चाहे वो प्रोविजंस हैं, चाहे वो कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ है, कंटीजेंट एसेट्स हैं, वो सारी जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं इनके ऊपर भी क्या होंगे, अप्लाई होंगे। जिसमें ऑनर एज एग्जीक्यूटर कॉन्ट्रैक्ट, चाहे आप कोई कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, उस कॉन्ट्रैक्ट के बेस के ऊपर भी आपकी जो कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ एसेट्स आ रही हैं उनको हमने वहाँ पर शो करना है। रिकन्स्ट्रक्ट इंक्लूडिंग डिसकंटिन्यूड ऑपरेशन, अगर आप किसी ऑपरेशन को, आपने अपनी फर्म को रिकन्स्ट्रक्ट किया है, दोबारा से न्यू रिकन्स्ट्रक्ट किया है, तो उसके जो भी आपके ऑपरेशंस उसके बाद आपने उसमें डिसकंटिन्यू कर दिया, दोबारा से रिकन्स्टिट्यूट करने के बाद जिन ऑपरेशंस को डिसकंटिन्यू किया उनको डिस्क्लोज करना। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट कैरीड एट अमोर्टाइज कॉस्ट, जो भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स हम यूज़ कर रहे हैं, जिनके थ्रू हमने फाइनेंस रेज किया है, तो उनकी कितनी हमें एक्वायरेशन कॉस्ट पड़ रही है, उसको फाइंड डिस्क्लोज करना। ऑपरेटिंग लीज दैट हैव बिकम ऑनरस विच इज़ नॉट कवर्ड अंडर IAS 17 लीजेस, जो भी आपने लीज के ऊपर कोई गुड्स ली हुई हैं तो जो IAS 17 के अंदर डिस्क्लोज नहीं किया उनको यहाँ पर आप डिस्क्लोज करोगे। और इसके अलावा कोई भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट है जो आपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर नहीं लिए थे IFS 4 के अंदर, वो यहाँ पर करोगे। अब प्रोविजंस क्या होती हैं, प्रोविजंस हमारी क्या होती है, लाइबिलिटी होती है, लाइबिलिटी ऑफ अनसर्टेन टाइमिंग और अमाउंट। वो लाइबिलिटी जो हमें उस चीज़ के लिए हम प्रोविजंस क्रिएट करते हैं कि कुछ लाइबिलिटीज़ ऐसी होती हैं जिनका टाइम या कितने अमाउंट की वो लाइबिलिटी राइज होनी है वो अनसर्टेन होता है। फॉर एग्जांपल बैड डेब्ट, हमारा कितना अमाउंट बैड डेब्ट हो जाना हमें नहीं पता कि कितना बैड डेब्ट हो सकता है, सूर्य का सारा बैड डेब्ट हो जाना है या कुछ हाफ होना है या कुछ परसेंटेज होना है, किस टाइम पर बैड डेब्ट होना है वो भी हमें अनसर्टेन होता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, वो हमारी एक लाइबिलिटी होती है, तो हम उसके लिए एक प्रोविजंस क्रिएट कर लेते हैं। तो कुछ लाइबिलिटीज़ जो हैं उनको हम कुछ लाइबिलिटीज़ हैं जिनके अगेंस्ट हम प्रोविजंस क्रिएट करते हैं, लाइक प्रोडक्ट वारंटीज़, रिफ़ंड पॉलिसीज़ हो जाती हैं कि हमें उसके अगेंस्ट क्या करना पड़ेगा, अमाउंट रिफ़ंड करना पड़ेगा। या कुछ प्रोविजंस के उनके अगेंस्ट क्या हो जाती है, लाइबिलिटी के अगेंस्ट लीगल केसेस हो जाते हैं। तो आप उसके लिए क्या करते हो, एडवांस में एक प्रोविजंस क्रिएट करके रख लेते हो साइड पर कि इन केस अगर कोई वो
इन केस फ्यूचर में ऐसा कोई आइडेंटिफाई और अनआइडेंटिफाई कोई इवेंट हैपन हो जाता है तो आप उस इवेंट की लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए उस प्रोविजंस को क्या कर सको, यूज़ कर सको। जैसे प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट, हमें पता है कि हमने डेटर्स को अमाउंट दिया है, उनसे पैसे वापस आने हैं, बट इन केस हम सोच के चलते हैं कि अगर बैड डेब्ट हो जाते हैं तो वो बैड डेब्ट का लॉस हम कहाँ से रिकवर करेंगे, तो उसके लिए हम एडवांस में एक प्रोविज़न जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। लाइबिलिटी क्या होती है? इट इज़ अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। लाइबिलिटी हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती है, लेकिन प्रेजेंट ऑब्लिगेशन ऑफ एंटिटी अराइजिंग फ्रॉम दी, कहाँ से अराइज हुई है? फ्रॉम द पास्ट इवेंट, जो हम ऑलरेडी पास्ट इवेंट हो चुके हैं उनसे हमारी जो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन अराइज हुई है, तो जिसको हमें सेटलमेंट करना पड़ेगा, तो वो हमारी क्या बन जाती है? लाइबिलिटी बन जाती है। एंड ऑब्लिगेशन इवेंट क्या होता है कि जिसमें वो हमारी लीगल ऑब्लिगेशन होती है कि हमने जो अपनी ऑब्लिगेशंस को क्या करना है? सेटल डाउन करना है। सो एन ऑब्लिगेशन इवेंट इज़ एन इवेंट दैट क्रिएट ए लीगल, कि आपके ऊपर एक लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपको उस ऑब्लिगेशंस को अपने सेटल डाउन करना पड़ेगा, बिकॉज उसके लिए आपके पास और कोई अल्टरनेटिव जो है वो नहीं है। लीगल आपके ऊपर लॉ का केस है या लीगल लाइबिलिटी है कि आपको वो डिस्चार्ज करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ आपके पास और कोई भी उसका अगेंस्ट किसी भी तरह का कोई सोल्यूशन जो अल्टरनेटिव नहीं है। उसके बाद आ जाती है लीगल ऑब्लिगेशन अराइज होती है आपने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है या लॉ के अकॉर्डिंग या फिर एनी अदर ऑपरेशन ऑफ लॉ। कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन होती है वो ऑब्लिगेशन जो एंटिटी की अराइज होती है, कैसे? बाय एन एस्टेब्लिशमेंट पैटर्न, आपने कोई पास्ट इवेंट किया था, कोई पॉलिसीज पब्लिश हुई थी, करंट स्टेटमेंट है, उनके बेस के ऊपर आपने कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी को क्या किया है? अडॉप्ट किया है, तो आपको उनको क्या करनी है? वो आपकी कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है कि आपने खुद उन रिस्पॉन्सिबिलिटी को लिया था, तो अब आप उन ऑब्लिगेशंस को आपको फुलफिल करना पड़ेगा। एंड सेकंड है, एज ए रिजल्ट एंटिटी हैज़ ए क्रिएट वैलिड एक्सपेक्टेशन ऑन द पार्ट ऑफ दोज अदर पार्टी, कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, कि आपने वैलिड एक्सपेक्टेशन की आपने उन अदर जो पार्टीज़ हैं उनके बेस के ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को क्या करना है? डिस्चार्ज करना है। कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती है? कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ मतलब अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन दैट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट, जो अराइज कहाँ से हुई है? पास्ट इवेंट से, हुज एग्जिस्टेंस विल बी कन्फर्म, लेकिन उनकी एग्जिस्टेंस तभी कन्फर्म होगी बाय द अक्रंस और नॉन अक्रंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट which are not in the control of the organization. कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ हमारी पॉसिबल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो हमारे पास्ट इवेंट से क्या हो रही हैं? अराइज हो रही हैं, जिनकी एग्जिस्टेंस को हमें कंफर्म करना पड़ेगा। कब? कि उनके अक्रंस, कि उनके वो इवेंट्स अक्कर हो रहे हैं या नॉन अक्रंस हो रही है वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, कि जो फ्यूचर में हमारे इवेंट जो है वो फुली हमारे कंट्रोल में नहीं है। and present obligation arise from past event but it is not recognized में, present जो obligation arise हो रही है past event से हो रही है, लेकिन उनको आप recognize नहीं कर पा रहे हो, because it is not probable that the out of कि जो भी हमें इकोनॉमिक बेनिफिट्स मिल रहे हैं उन इकोनॉमिक बेनिफिट्स को आप सेटल कर सको अपनी ऑब्लिगेशंस को। एंड अमाउंट ऑफ ऑब्लिगेशन कैन नॉट बी मेजर विद द सफिशिएंट रिलायबिलिटी, ज़रूरी नहीं है कि जो आपकी ऑब्लिगेशन अमाउंट आपने इकोनॉमिक बेनिफिट राइज किया है तो उसे आप अपनी उन लाइबिलिटीज़ को जो है वो डिस्चार्ज कर पाओ। कंटीजेंट एसेट, जैसे कंटीजेंट लाइबिलिटी थी वैसे ही हमारा कंटीजेंट एसेट है सेम, इट इज़ अ पॉसिबल एसेट डेट अराइज फ्रॉम पास्ट इवेंट बट हुज एग्जिस्टेंस विल बी कन्फर्म, कब होगी? अक्रंस और नॉन अक्रंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नॉट विद इन द कंट्रोल। सेम डेफिनेशन लाइबिलिटी की थी, सेम ही कंटीजेंट एसेट है, बट कंटीजेंट एसेट में क्या होता है कि इसमें हमें बेनिफिट अराइज होता है, कि हमें जैसे अचानक से कहीं से कोई बेनिफिट हो गया तो वो क्या हो जाती है? कंटीजेंट एसेट हो जाता है। एंड ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है इन विच अनअवॉइडेबल कॉस्ट, कि जो हमारी ऑब्लिगेशंस हम एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा कर रहे हैं, तो उसके बेस के ऊपर वो हमारे इकोनॉमिक मतलब कॉस्ट हमारी जो है, जो अनअवॉइडेबल कॉस्ट है, कि जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, तो वो कॉस्ट आपकी क्या कर रही है? ज़्यादा आ रही है, एक्सीड कर रही है, किससे? इकोनॉमिक बेनिफिट, जो आपको उससे इकोनॉमिक बेनिफिट मिल रहा है उससे आपकी कॉस्ट क्या कर रही है? एक्सीड कर रही है, तो दैट इज़ कॉल्ड द ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट। देन आ जाता है रिस्ट्रक्चरिंग मतलब जिसमें आपने मैनेजमेंट ने सारा कुछ दोबारा से प्लान किया है, कंट्रोल किया है, ताकि वो अपनी एंटिटी की
जो भी बिजनेस अंडरटेकिंग है उसको और ज़्यादा इन्हांस जो है वो कर सकें। अब नाउ फर्स्ट आ जाती हैं प्रोविजंस। प्रोविजंस क्या होती हैं? हमारी लाइबिलिटीज़ होती हैं, ऑलरेडी आपको बताया, जो हमारे अनसर्टेन टाइम और अमाउंट से रिलेटेड होती हैं। सो इसमें प्रोविजंस क्रिएट होती हैं। प्रोविज़न जो है लाइबिलिटी आइटम विच आर नॉट लाइबिलिटीज़ आर नॉट प्रोविज़न। वो प्रोविज़न, वो आइटम जो एज ए लाइबिलिटी नहीं है तो उसको फिर आप प्रोविजंस भी नहीं कह सकते हो। प्रोविज़न बिकॉज ऑलवेज हमारी क्या होती है? लाइबिलिटी होती है, जिसके लिए आप एडवांस में कुछ मनी प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हो ताकि इन फ्यूचर आप अपनी उन लाइबिलिटीज़ को क्या कर सको? डिस्चार्ज कर सको। एंड ये जो प्रोविजंस क्रिएट होती हैं वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस होती हैं, लेकिन वो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन होती हैं कब पूरी करनी? जो हमारे पास्ट इवेंट से क्या होती हैं? अक्कर होती हैं। तो उनको हमें क्या करना पड़ता है? आउटफ्लो, मतलब हमें उनको पे करने के लिए ऑब्लिगेशंस को सेटल डाउन करने के लिए हम उनकी प्रोविज़न जो है वो क्या करते हैं? लाइबिलिटीज़ की प्रोविज़न जो है, जो पास्ट इवेंट से राइज हुई थी, उनको सेटल करना पड़ता है। प्रोविजंस डिस्टिंक्शन फ्रॉम अदर लाइबिलिटीज़। जो प्रोविजंस हैं जो हमारी अदर लाइबिलिटीज़ है, जैसे हमारे क्रेडिटर्स हैं, ट्रेड पेबल हैं, दे आर द लाइबिलिटीज़, दे आर नॉट द प्रोविजंस, क्योंकि वो आपको एट ए टाइम पे करनी पड़ती हैं। लेकिन कुछ प्रोविजंस होती हैं जो आपको लगती हैं कि इवेंट्स होते हैं जो आपको लगता है कि इट मे बी हैपन और इट मे नॉट बी हैपन, ज़रूरी नहीं है कि हमारा बैड एप्ट होना ही है, तो हम उसके लिए प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हैं। हमें पता है कि हमें गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है, बट कई बार होता है कि हमें ये पता है टैक्स पे करना है, पर कितना पे करना है हमें नहीं पता, कि कितनी सेल होनी है, कितना टैक्स हमारा बनना है। तो आप एडवांस में उसके लिए प्रोविज़न क्रिएट कर लेते हो ताकि इन फ्यूचर जितना भी टैक्स बने आप वहाँ से अपना टैक्सेस जो है वो डिस्चार्ज कर सको। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। प्रेजेंट ऑब्लिगेशन का मतलब क्या होता है? कि जो भी आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशन जो आपके पास्ट इवेंट से अराइज हुई है उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। देयर शुड बी अ प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। अराइज कहाँ से हुई है? फ्रॉम ए पास्ट इवेंट। सो जो भी ऑब्लिगेशंस हम पूरी करते हैं, जो ऑब्लिगेशन तो जितनी भी आइडेंटिफाई हमने करना है कि जो हमारी ऑब्लिगेशंस हैं, चाहे वो पब्लिक लेवल के ऊपर हैं, मतलब लार्ज ऑब्लिगेशंस हैं, उन ऑब्लिगेशंस को हमने क्या करना है? पे आउट करना है। तो उसके लिए हमें वो ऑब्लिगेशंस के लिए हमारी लीगल ऑब्लिगेशंस होती हैं। तो ऑब्लिगेशंस क्या होती हैं? कि जिसको आपने कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशंस के बेस के ऊपर क्या करना है? डिस्चार्ज करना है। सो लीगल ऑब्लिगेशन ड्राइव फ्रॉम ए कॉन्ट्रैक्ट हुआ है आपका, कोई आपके लॉ के अकॉर्डिंग हुई है, या फिर अदर ऑपरेशंस ऑफ लॉ के, जो ऑलरेडी पढ़ा था। पास्ट इवेंट क्या होते हैं? प्रोविजन जो हमने रिकॉग्नाइज बोला है कि करंट ऑब्लिगेशन है, लेकिन करंट ऑब्लिगेशन राइज कहाँ से हुई है? पास्ट इवेंट से। तो पास्ट इवेंट का मतलब कि वो ऑब्लिगेशन इवेंट जो आपके लिए एक कॉन्ट्रेक्चुअल या लीगल ऑब्लिगेशन को राइज करता है, कि एज ए रिजल्ट जिसके लिए पास आपके लिए और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, कि आपको उस लाइबिलिटीज़ को जो आपके पास्ट इवेंट्स की वजह से राइज हुई हैं उनको डिस्चार्ज करना पड़ेगा। सो इवेंट इज़ एन ऑब्लिगेशन इवेंट। जो इवेंट होते हैं वो आपकी ऑब्लिगेशन इवेंट होते हैं, कि आपकी वो ऑब्लिगेशन बन जाती है कि आपको उसके आपके पास और कोई अल्टरनेटिव नहीं है, तो आपको उसको इवेंट को सेटल डाउन करने के लिए आप अपनी ऑब्लिगेशन, अपनी लाइबिलिटीज़ को पूरा करना पड़ता है। देन अ रिलायबल एस्टिमेट ऑफ द ऑब्लिगेशन। आपने जो भी अपनी ऑब्लिगेशंस को पूरा करना है उसके लिए आपके पास क्या होनी चाहिए? एस्टिमेट होना चाहिए। किस चीज़ का? रिलायबिलिटी, मतलब आपने वो एस्टिमेट जो लगाया है तो वो रिलायबल होना चाहिए। आपने जो रिलायबल एस्टिमेट लगाया कि इतना टैक्स हो सकता है या इतना हमारा बेटअप हो सकता है, वट तो वो अमाउंट आपका ऑलमोस्ट रिलायबल होना चाहिए। ये नहीं है कि आपका टैक्सेस तो बहुत ज़्यादा बन रहा है और आपने बहुत कम पैसों की प्रोविज़न बनाई है, या टैक्सेस बहुत कम बन रहा है और आपने ज़रूरत से ज़्यादा प्रोविजंस क्रिएट कर लिया, तो उसके लिए आपके करंट ऑब्लिगेशन जो है वो डिस्चार्ज नहीं कर पाओगे। सो वो जो आपकी लाइबिलिटीज डिस्चार्ज आपने करनी है उसके लिए क्या होना चाहिए? एस्टिमेशन आपकी जो लगा रहे हो प्रोविजंस के लिए, लाइबिलिटीज़ के लिए, वो क्या होनी चाहिए? रिलायबल होनी चाहिए। देन आ जाता है मेजरमेंट। अब हमने मेजर करना है तो रिकोगनाइज बोलते हैं कि जितने भी आपके एक्सपेंडिचर हो रहे हैं उन प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस के बेस के ऊपर, मतलब जो भी आपका रिपोर्टिंग पीरियड चल रहा है उसके बेस के ऊपर जो भी आपकी प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस हैं उन बेस के ऊपर अपने एक्सपेंडिचर्स को क्या करो? पहले तो मेजर करो, एक्सपेंडिचर देखो। देन उसके बाद आपने ये क्रिएट करना है कि जो आपके एक्सपेंडिचर्स हैं प्रेजेंट जो ऑब्लिगेशंस पूरी कर रहे हैं एक रिपोर्टिंग पीरियड के अंदर, हमारी प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस क्या है, कि जो हमारे पास्ट इवेंट से राइज हुई है वो कितने अमाउंट की हमारी प्रेजेंट जो है वो ऑब्लिगेशंस हैं, उनको एस्टिमेट करना है। तो बेस्ट एस्टिमेट हम लगा सकते हैं पहले तो अपने अमाउंट ऑफ एंटिटी वुड रेशनली पे, कि जितनी भी हमारी ऑब्लिगेशंस हैं उसके लिए हमें
थर्ड पार्टी, मतलब जब हमारा रिपोर्टिंग पीरियड ख़त्म होता है तो आप थर्ड पार्टी के बेस के ऊपर आप अपनी ऑब्लिगेशंस को क्या कर सकते हो, या तो उनको ट्रांसफ़र कर सकते हो। जैसे हम लोग इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमने उनके ऊपर अपनी लाइबिलिटीज़ को क्या कर दिया, ट्रांसफ़र कर दिया। या फिर आप अपनी जजमेंट के बेस के ऊपर, जैसे पास्ट एक्सपीरियंस के बेस के ऊपर आप उनको एस्टिमेट लगा सकते हो कि इतना हमारी लाइबिलिटीज़ जो है, इतनी हमारी ऑब्लिगेशंस हो सकती हैं। या फिर आप खुद एस्टिमेट नहीं लगा सकते तो आप किसी लीगल पर्सन, लीगल एक्सपर्ट की क्या ले सकते हो, उनकी लीगल एक्सपर्ट की हेल्प ले सकते हो, उनकी एडवाइस ले सकते हो, टेक्निकल पर्सन की एडवाइस ले सकते हो कि कितनी आपकी लाइबिलिटीज़ जो है वो हो सकती हैं। रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ होती हैं जो हमारे पर्टिकुलर इवेंट्स होते हैं और उसके सराउंडिंग जो रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज़ जो है वो अराइज होती हैं। तो रिस्क होते हैं जो वेरिएबल नेचर के होते हैं, वो भी आपकी क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं। तो आपको उनको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको पहले तो कंडीशंस क्या चल रही हैं, क्या अनसर्टेनिटी चल रही है, उसके लिए अपनी जजमेंट के बेस के ऊपर, सिचुएशन क्या है उस बेस के ऊपर अपनी जजमेंट लगानी पड़ेगी कि कितने अमाउंट के आपके टोटल जो रिस्क और अनसर्टेनिटीज जो है वो हो सकती हैं। तो उन रिस्क एंड अनसर्टेनिटीज भी आपकी हमारी क्या होती हैं, लाइबिलिटीज़ होती हैं, जिनको हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्चार्ज करना पड़ेगा। उसके बाद आ जाता है प्रेजेंट वैल्यू। जो भी हमारे इवेंट राइज हो रहे हैं, प्रोविजंस हम क्रिएट करते हैं, उनको हम प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एक्सपेंड जो हमारी एप्लीकेशन हमने सेटल डाउन करनी है तो उसके बेस के ऊपर हम अपने एक्सपेंडिचर जो है वो क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड करते हैं, उसके बेस के ऊपर उनकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट की जाती है। सो प्रोविजंस, जैसे हमारी कैश आउटफ्लो कितने हैं, कितनी हमारी कैश आउटफ्लो है, कितने परसेंट हमने कितना परसेंट कैश जो है वो पे करना है, उसके लिए आप टाइम वैल्यू ऑफ मनी कैलकुलेट करते हो। और टाइम वैल्यू ऑफ मनी के बेस के ऊपर जैसे हमने वो उनके लिए कॉस्ट ऑफ कैपिटल आप लोगों ने पढ़ा हुआ, उसमें हम करते थे कि डिस्काउंटिंग रेट निकालते हैं कि नंबर ऑफ प्रेजेंट के लिए कितनी नेट प्रेजेंट वैल्यू उनके पास है, उसके बेस के ऊपर वो प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करके आप अपनी लाइबिलिटीज़ को क्या करोगे, डिस्चार्ज करोगे। फ्यूचर इवेंट होते हैं कि जो प्रोविजंस हमने क्रिएट किए हैं, जो हमने फ्यूचर इवेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे, जो हमारी ऑब्लिगेशन जो हम सेटल डाउन करते हैं तो उसके लिए हमारे फ्यूचर में क्या इवेंट होंगे, उन फ्यूचर इवेंट्स को, फ्यूचर ऑब्लिगेशंस को आप क्या करते हो, आइडेंटिफाई करते हो, ताकि आप उन फ्यूचर इवेंट्स को क्या कर सको, उन लाइबिलिटीज़ को क्या कर सको, डिस्चार्ज करो। तो उसके लिए आपको एडवांस में क्या करना पड़ेगा, उन इवेंट्स को एस्टिमेट लगाना पड़ेगा, कितने परसेंटेज इवेंट हो सकते हैं, उस बेस के ऊपर आप एस्टिमेट के बेस के ऊपर फ्यूचर में जो भी चेंजेस आ रहे हैं, जैसे टेक्नोलॉजी चेंज आती है, टेक्नोलॉजी चेंजेस आने की वजह से आपकी कॉस्ट रिड्यूस हो रही है या इंक्रीज़ हो रही है, उसका एस्टिमेट बेस के ऊपर आप अपने ऑब्लिगेशंस को डिस्चार्ज कर सकते हो। एक्सपेक्टेड डिस्पोजल ऑफ एसेट, जो भी आपको आप अपने एसेट्स को सेल करके, डिस्पोज ऑफ करके उनसे जो भी इनकम गेन प्रॉफिट इंक्रीज कर रहे हो, उनको भी आप प्रोविजंस में कन्वर्ट कर सकते हो। मतलब जो भी आपने अपने एसेट्स को सेल करके इनकम अर्न की है, उनको हम क्या कर सकते हैं, वो अमाउंट जो है वो प्रोविजंस क्रिएट करके सेव कर सकते हैं कि इन फ्यूचर अगर हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम आप उन प्रोविजंस के से ही अपनी लाइबिलिटीज़ को क्या कर सकें, डिस्चार्ज कर सकें। कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ ऑलरेडी वही डेफिनेशन है, पॉसिबल ऑब्लिगेशंस होती हैं जो कहाँ से राइज हुई हैं, है तो आपकी करंट ऑब्लिगेशन लेकिन राइज हुई हैं पास्ट इवेंट से, एंड जिनकी एग्जिस्टेंट डेट विल बी कन्फर्म्ड ओनली बाय द, कन्फर्म कब होगी, ओनली बाय द अक्रंस और नॉन अक्रंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट। ठीक है, जो हमारी राइज होंगी अकरेंस और नॉन अकरेंस ऑफ द वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट नॉट होली विद इन द कंट्रोल ऑफ एंटिटी, कि जो पूरे का पूरा होली उस एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है, तो वो उसके अकरेंस और नॉन अकरेंस इवेंट के बेस के ऊपर जो भी हमारा इवेंट होगा उसको हम बोलते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी। प्रेजेंट ऑब्लिगेशंस होती है जो पास्ट इवेंट की वजह से अराइज होती है, एंड इट इज़ प्रोबेबल दैट आउटफ्लो फॉर रिसोर्सेज की हमने जो आउटफ्लो करना है तो उन जो भी मनी पे करनी है तो उन ऑब्लिगेशंस को हम उनसे क्या कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ के थ्रू क्या करेंगे, सेटल डाउन करेंगे। सेम आ जाता है, कंटीजेंट एसेट की डेफिनेशन भी सेम है। कंटीजेंट एसेट क्या होता है, इट इज़ ए पॉसिबल एसेट, वो लाइबिलिटी है बस, जो ये एसेट है, ठीक है, पॉसिबल एसेट डेट अराइज फ्रॉम द पास्ट इवेंट, ये भी पास्ट इवेंट से राइज हुआ है। इट इज़ एग्जिस्टेंट, और इसकी भी एग्जिस्टेंस कंफर्म कब होगी, विद द अक्रंस और नॉन अक्रंस ऑफ वन और मोर अनसर्टेन फ्यूचर इवेंट, की जो फ्यूचर में इवेंट अनसर्टेन है, वन या एक से ज़्यादा, तो उनकी अक्रंस होती है फ्यूचर में या नहीं होती, ये तो प्रोबेबिलिटी है, बट दैट इज़ नॉट फुली और होली कंट्रोल विद द ऑर्गेनाइजेशन, जो एंटिटी के कंट्रोल में नहीं है। बट कंटीजेंट एसेट्स होते हैं जिनसे आपको अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जो आपको इनफ्लो देते हैं। जो कंटीजेंट लाइबिलिटी होती हैं वो अनएक्सपेक्टेड क्या होते थे,
आउटफ्लो होते थे कि आपकी अचानक से कोई लाइबिलिटी जो है वो अराइज हो गई है, बट ये क्या होते हैं, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स होते हैं जहाँ से आपको इनफ्लो मनी अचानक से कहीं से आ जाती है, तो इससे आप अपनी लाइबिलिटीज़ को डिस्चार्ज करने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। रिकोगनाइजेशन ऑफ कंटीजेंट इज इवेंट, कंटीजेंट एसेट को हमें रिकोगनाइज करना पड़ेगा, लेकिन जो भी एसेट हमें हुए हैं देम नो, जो कंटीजेंट एसेट्स जो हमारे रिलाइज हमने करने हैं देम नेवर बी रिलाई, उनको आप प्रॉपर रिलाइज्ड जो है वो नहीं कर सकते। लाइबिलिटीज़ का तो हमें पता होता है, हमने एडवांस में जैसे प्रोविजंस क्रिएट कर लेते हैं कि इतना हमें लाइबिलिटी हमारी हो सकती है, लेकिन एसेट्स का नहीं हमें पता होता कि कहाँ से अचानक से हमें कोई इनकम हो जाती है, तो उनको आप एक्चुअल में रिलाइज नहीं कर सकते हो। कंटीजेंट एसेट्स को हमें डिस्क्लोज करना पड़ेगा, जहाँ से भी आपको कोई बेनिफिट, इकोनॉमिक बेनिफिट हुआ है, कोई इनफ्लो हुआ है, तो उनको हमें उनकी ब्रीफ डिस्क्रिप्शन जो है वो डिस्क्लेव करनी पड़ेगी कि कौन सी टाइप के कंटीजेंट एसेट थे, कब आपको कौन से एंड ऑफ रिपोर्टिंग पीरियड में वहाँ से इनफ्लो हुआ है, कितना आपको फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ है, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो शॉर्ट में क्या करनी पड़ेगी, डिस्क्लोज करनी पड़ेंगी। और उन्हीं कंटीजेंट एसेट के बेस के ऊपर आप अपनी प्रोविजंस और लाइबिलिटीज़ को क्या कर सकते हो, डिस्चार्ज कर सकते हो। जो आपको इकोनॉमिक बेनिफिट हो गया है, जिसका आपको पता ही नहीं था, अचानक से कोई बेनिफिट हुआ, तो वो अमाउंट आप सेपरेट प्रोविज़न क्रिएट करके रख सकते हो, या फिर प्रोविज़न नहीं क्रिएट करनी तो जो भी आपकी कंटीजेंट लाइबिलिटीज़ हैं उनको डिस्चार्ज करने के लिए उस अमाउंट को यूज़ कर सकते हो। ये कंपैरिजन देख लेना एक बार।